नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 3 बड़ी खबरों से। बालाघाट जिले में इन दिनों ओबीसी आरक्षण का मुद्दा युवाओं के बीच जोर पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में आदिवासी क्षेत्र बिरसा के अचानकपुर, कचनारी, डोंगरिया, कनिया के युवाओं ने जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी युवाओं के द्वारा जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। युवाओं ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक व सरकार के ओबीसी आरक्षण के प्रति रवैये को लेकर काफ़ी आक्रोश देखने मिला। इस बैठक का नेतृत्व ओबीसी BR यादव और हेमेंद्र साहू के द्वारा किया गया, जहां उन्होंने आरक्षण के राह में रोड़े खड़े करने वाली सरकार के रवैये पर चर्चा की और ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के बारे में सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े होने के कारणों पर विस्तृत विचार रखे। उन्होंने कहा कि सभी युवाओं को एक साथ खड़े होकर ओबीसी के हक और अधिकारों का मुद्दा उठाना है, साथ ही ओबीसी जनगणना के लिए भी संघर्ष करना है। बैठक में मुख्य तौर पर बलराम यादव, मुकेश कावरे, कमलेश यादव, विष्णु यादव, तोमेश यादव, शिवा भौरे, अजय यादव, दिलीप सादेश्वर, उसेलाल पांजरे, भूपेंद्र यादव सहित अन्य ओबीसी वर्ग के युवा मौजूद रहे। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी का नहीं, ओबीसी उसका नहीं, ओबीसी का नहीं, ओबीसी उसका नहीं। मध्य प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 5 सितंबर को ओबीसी महासभा बालाघाट के नेतृत्व में काला दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा लगातार गांव-गांव में बैठक लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं, बेरोजगारों के साथ किए जा रहे अन्याय, शोषण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में शिक्षक दिवस पर अंबेडकर चौक में महा आंदोलन होगा, जिसमें शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठाने के साथ ही उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। और खबरों के अंत में बात कर लेते हैं कोरोना संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ बेरोजगारी के मुद्दे पर। देश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नकदी संकट बरकरार होने के बावजूद युवाओं के लिए सरकार की ओर से इस संकट काल में कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए, जिससे अर्थव्यवस्था भी बेपटरी होने लगी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे निचले स्तर पर जाने की बात कही गई है। GDP -23.9 तक पहुंच गई है। वहीं बैंकों की ओर से भी इस बात को स्वीकार किया गया है। इसी को लेकर API के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने एक साक्षात्कार में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने बैंकों के NPA में वृद्धि होने के साथ ही भारत का पैसा लेकर भागने वालों के पीछे भी सरकार का हाथ होना बताया है। उन्होंने कहा कि हम नीरव, माल्या, चौकसी भाई जैसों के तो नाम जानते हैं, लेकिन इनकी संख्या 50 के करीब है जिन्होंने बैंकों का पैसा डुबाया है और सरकार इनसे आज तक कोई भी राशि रिकवर नहीं कर पाई है। इन्हें सरकार ने ही देश से भगाया है ताकि यह मुद्दा देश में गर्म न हो पाए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में बेरोजगारी का दर एकदम ऊंचाई के स्तर पर है। लोगों का रोजगार जाने से उनकी आर्थिक जो आय है कम हो गई है। रोजमर्रा की चीजें खरीदने में उनको परेशानी हो रही है और ऐसे में देख रहे हैं कि कुछ चंद परिवारों की जो संपत्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कैसे है, कैसे पॉसिबल है? इसे मैं कास्ट कैपिटलिज्म कहता हूँ, या यही मोदी नॉमिक्स का जो है वो कमाल है। देखिए, अभी हरुण रिपोर्ट आया जो वेल्थ, जो अमीर लोग हैं उनके वेल्थ को गिनती है, तो उसने ये रिपोर्ट किया कि भारत का जो GDP है जो लगभग 200 लाख करोड़ से थोड़ा ज़्यादा अभी हो गया है। अभी तो खैर नया डेटा आएगा क्योंकि कोरोना में बहुत सारा फर्जी है डेटा। तो 26% से ज़्यादा जो GDP है वो भारत में केवल 953 परिवारों के पास में है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हरुण रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के टोटल GDP का 26% से ज़्यादा जो संपत्ति है, जो पैसा है, जो वेल्थ है, वो केवल 953 परिवारों के पास में है। यानी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा ये जो वेल्थ है वो केवल 953 परिवारों के पास में है देश में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो NPA का डेटा आया है, वो NPA के डेटा में अप्रैल 2019 तक लगभग 9,36,000 करोड़ रुपया जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनका जो NPA था उसमें केवल लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है वो रिकवर हुआ है। यानी मोटे तौर पे मैं कहूँ तो आज भी 8 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो रिकवर नहीं हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट
कि बैंकिंग कोड जो है, बैंक्रप्सी कोड जो है वो लाया गया, और नेशनल जो है वो ट्रिब्यूनल जो है इसके लिए है, डेब्ट ट्रिब्यूनल जो है वो रिकवरी के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो 8 लाख करोड़ रुपया अभी तक सरकारी बैंक्स का जो है वो रिकवर नहीं हुआ। ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा, हमने देखा कि नीरव मोदी, ललित माल्या जो है, चौकसी भाई, ऐसे 2-3 नाम केवल हमें जो है वो पता चले। लेकिन यदि हम एनपीए के वो इंडिविजुअल्स को यदि देखें जो बड़ा पैसा लेकर जो है वो इंडिया से भाग गए या बाहर रहते थे, वो इंडिया के सिटीजन ना होते हुए बाहर का उन्होंने जो है वो सिटीजनशिप ली थी, ड्यूअल सिटीजनशिप चाहे वर्किंग वीजा हो, चाहे बिजनेस वीजा हो, और वो वहां रहते थे और उनको जो है लोन दिया गया। आरबीआई दूसरी तरफ देखते रही। ऐसे ये 2-3 लोग नहीं, पूरे 45 लोग लगभग इंडिया में ऐसे हैं जो भारत से भगाए गए या भारत के बाहर थे और उनको हजारों करोड़ रुपया लोन दिया गया। जैसे नीरव मोदी का डेटा आता है, उनके बिजनेसेस को 12,000 करोड़ रुपया दिया गया। माल्या का आता है कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया दिया। ऐसे हजारों करोड़ रुपया जो है ये 45 लोगों को दिया गया। आज तक 56 इंच के सीने की सरकार ने एक भी व्यक्ति को विदेश से पकड़कर भारत में नहीं लाया। वो इसलिए नहीं लाया क्योंकि बीजेपी आरएसएस के इन लोगों के साथ में परोक्ष या परोक्ष रूप से संबंध है, क्योंकि 45 लोगों में ज्यादातर लोग ये जनरल कम्युनिटी के हैं, तथाकथित स्वर्ण हैं, और इसलिए जो है ये पैसे में, ये फ्रॉड में उनका परोक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के साथ संबंध है। यह सेकंड पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट जो है ये कंटेम्प्ररी कैपिटलिज्म का इश्यू है, क्योंकि कंटेम्प्ररी कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटल को ज़्यादा प्रीमियम देता है और लेबर को कम प्रीमियम देता है। यानी जिनके पास पैसा है, जो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, जो मार्केट से पैसा लेकर जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, बैंक से पैसा लेकर, लोन लेकर जो है वो बिजनेस कर सकते हैं, उनको रिटर्न्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। और उनके कंपैरिजन में जो श्रम करते हैं, जॉब्स करते हैं, लेबर अपना देते हैं, और उनका अगर इनकम देखा जाए और इनका अगर इनकम देखा जाए तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट जो है वो ब्रिज होता है। ये कंटेम्प्ररी कैपिटलिज्म का जो है वो फिनोमिना है। ये 3 वजहों से जो है भारत में कोरोना बंदी में 20 लाख करोड़ रुपया तो भारत का लगभग जो है वो लॉस हो रहा है। अब लगभग 6 करोड़ लोग जो है, मोटे तौर पर 4 से 6 करोड़ लोग आज भी बेरोजगारी को, चाहे वो पार्शियल बेरोजगारी क्यों ना हो, उसको फेस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद जो भारत के जो 1% लोग हैं, और उसमें भी जो 1000-2000 जो लोग हैं वो जो है वो अमीर होते जा रहे हैं। उसके 3 कारण हैं। एक, सबसे पहला कास्ट कैपिटलिज्म, जो बहुत बड़े पैमाने पर बैंकिंग घोटाले हुए, एनपीएस 8 लाख करोड़ रुपया रिकवर नहीं हुआ, देश से लोगों को भगाया गया, या बड़ी बड़ी कंपनी जैसे भूषण स्टील हो गई, एस्सार हो गया, इनको जो है, जैसे भूषण स्टील पर 56,000 करोड़ रुपए का लोन था, लेकिन रिकवरी में शायद 35-36 हजार करोड़ ही रिकवर हुआ, और वो भी कितने स्टेजेस में होगा नहीं हुआ, फाइनली अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये एक मेथड जो है वो देश में की गई। दूसरा जो है वो कंटेम्प्ररी कैपिटलिज्म का जो है, जो कैपिटल को ज़्यादा वेटेज देता है लेबर के कंपैरिजन में। ये 2 रीजंस के वजह से भारत के लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, वो केवल खा पी के जिंदा है, लेकिन 1% लोग, और उसमें भी 1000-2000 परिवार देश में ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। ये उसका बेसिक रीज़न है।